नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 7। बोले, तुम्हें खूब खुश रहना चाहिए। अपने खाने पीने का भी अब खास ध्यान रखना चाहिए। शोभन मानवनुहार पर उतर आए। भावी शिशु का विषय लेकर कितनी तरह से मुझे छेड़ा कि मेरे मन की गांठ खुल जाए। सच कहूं तो एक सीमा तक ऐसा हुआ भी। अपने मातृत्व की कल्पना करके मन में एक पुलक भर गई। और तब अवसर देखकर शोभन ने फिर कहा, अच्छा अब बताओ कुंतल, कलकत्ते चलोगी? हर बार की तरह कुंतल एक बार फिर हार गई। मैंने उनकी आंखों की ओर देखते हुए हाँ कर दी और मन ही मन अपने को कोसती हुई बोली, न जाने क्या है इन आंखों में जो विवश कर देता है। उसके साथ ही साथ मन में उस दिन वाला नीले कमरे का नीला रहस्य उभर आया। शोभन नीचे चले गए थे। चाहकर भी उस नीले रहस्य से मन अलग नहीं हो पा रहा था। विषाद और कड़वाहट धुल गई थी। इसीलिए उस दृश्य के प्रति उत्सुकता सी पैदा हो गई थी। जैसे मन की आंखों पर बल देकर मैंने देखने का प्रयत्न किया कि नीले कमरे के उस नीले रहस्य का रूप क्या था। आकृतियां स्मृति में बहुत साफ नहीं हो पाई, फिर भी दृश्य बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। वह रहस्य नहीं यथार्थ था। शोभन अस्तव्यस्त होकर सहसा अलग हट गए थे, लेकिन मीनल को सहज होने में कुछ क्षण लगे थे। वे क्षण जिनमें सयत्न मीनल ने अपने उघड़े हुए शरीर को ढकने का प्रयत्न किया था और फिर करवट बदलकर उसने अपने आप को छुपा लिया था। कलकत्ते जाने की तारीख पक्की करने के बाद शोभन ने पहला पत्र मीनल को लिखा। मेरा शरीर कई रोज से स्वस्थ नहीं था, इसलिए मुझे इतना साहस नहीं हुआ कि उस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। पत्र लिखने के बाद शोभन ने कहा, आज 15 तारीख हो गई है कुंतल, और 20 को हमें जाना है। तैयारी अभी से कर लो, तब कहीं काम चलेगा। दिन बहुत कम थे और काम बहुत अधिक। किताबों की भूमिकाएं अभी लिखी जानी थी। पांडुलिपियों की प्रेस कापियां तैयार कर ली थी। शोभन रात रात भर लिखते रहते। दिन में मैं भी उनकी सहायता करती। ठीक 19 तारीख को सवेरे 7 किताबों की पांडुलिपियां तैयार हो गईं। आज सचमुच मैं खुश थी और मन में उत्साह था। पांडुलिपियां सहेजने के बाद यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। आज से 4-5 दिन पहले संभवत तैयारी में ऐसा मन न लगता। आज सचमुच तैयारी जैसी तैयारी हो रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए बिस्तर, खाने पीने के लिए एक सामान, पहनने के अलग अलग अवसर के कपड़े और छोटा मोटा न जाने कितना सामान। शोभन मन में बड़े संतुष्ट थे। तैयारियों का उपसंहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मैं अपनी दवाएं भी रख लूं। 20 दिसंबर को सर्दी बहुत अधिक हो गई थी। गाड़ी को स्टेशन से वापस लाने की समस्या थी, इसीलिए रिक्शे से जाना पड़ा। इसलिए ठंडी हवा के झोंके शरीर में चुभ रहे थे। शोभन ने कहा, कलकत्ते में इतनी सर्दी नहीं होगी। स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अगर रिजर्वेशन न होता तो जाना कठिन हो जाता। सोचती हूं कि 6 रोज पहले कैसा मन था और आज कैसा हो गया था। आज वह सब कुछ जैसे मैं भूल ही गई थी। यात्रा का उत्साह मन में पुलक बनकर समा गया था। शोभन रास्ते में कहने लगे कि इस बार लौटते में शांति निकेतन और जगन्नाथपुरी जाएंगे। वैसे कलकत्ते में भी घूमने की जगहें काफी हैं। हावड़ा स्टेशन अजीब ही जगह है। वह स्टेशन कम लगता है, अस्तबल ज्यादा। पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास से घोड़ों के हिनहिनाने और खुर पटकने की आवाजें आएंगी।
ऐसे स्टेशन पर एक संतोष होते हैं प्रियजन। शोभन आतुरता के साथ उठे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। एक क्षण के लिए वो ये भूल गए कि उसी द्वार से दूसरे मुसाफिरों को उतरना था। जल्दी जल्दी उन्होंने आसपास दृष्टि दौड़ाई और सहसा एक ओर से भागती आती मीनल उन्हें दिखाई दे गई। नितांत अनौपचारिक उस छोटी सी भेंट के तुरंत बाद मीनल को याद आया कि वहां कोई और भी है। वह झपटकर गले से लिपट गई। टैक्सी में शोभन ने जैसे क्षमायाचना करते हुए मीनल से कहा, मैंने वचन दे रखा है मीनल, इसलिए बुरा मत मानना। किताबों के अनुबंध होने हैं, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम 3 होंगे और इस बार तो हम दूर दूर तक घूमने चलेंगे। मीनल निरुत्साहित हो गई। फिर भी उसने कहा, ठीक है शोभनदा, लेकिन 3 दिन से अधिक नहीं। मीनल साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक गई जहां हमारे ठहरने का इंतजाम भारत पब्लिशर की ओर से किया गया था। वहां रहने की एक एक सुविधा की परख स्वयं करने के बाद मीनल ने कहा, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे शोभनदा? टैक्सी स्टैंड तक क्यों? कुंतल, तुम थोड़ा आराम करो, मैं मीनल को घर छोड़कर आया। शोभन ने कहा, मैं सफर से थकी हुई थी, इसीलिए लगा कि यह ठीक ही है। शोभन और मीनल दोनों चले गए। वह दिन पूरा थकावट को उतारते बीता। हम लोग कहीं जा नहीं सके, काम भी कुछ नहीं हो सका। नाश्ता करने के बाद ही हम लोग सो गए थे और जागे तो मालूम हुआ दोपहर ढल रही थी। गेस्ट हाउस के नौकर ने बताया कि भारत पब्लिशर के निदेशक रतनलाल जी आए थे। नौकर ने कहा भी कि हमें जगा दे, लेकिन रतनलाल जी ने ही मना कर दिया कि अभी सोने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। शोभन ने थोड़ा सा लज्जित होते हुए नौकर से पूछा, कब आने को कह गए थे? साहब ये तो नहीं बोले। शोभन ने पूछा, तुम उनके पास जा सकते हो? साहब हमको बोल गए हैं कि आपके लिए उठते ही नाश्ता दूं। ठीक है, नाश्ता तैयार है। शोभन ने पूछा, फिर सहसा बोले, अच्छा अभी ठहर जाओ। ऐसा करो, जरा सा रतनलाल जी के पास चले जाओ, उनसे कहना मैंने याद किया है, नाश्ता उनके ही साथ करूंगा, उनसे भी कह देना। नौकर बड़े अदब से झुककर चला गया। रतनलाल जी को आने में देर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे हमारे जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेहद हंसमुख, शालीन, विनम्र, लेकिन तेज। देखने में वे किसी व्यावसायिक संस्था के निदेशक कम बुद्धिजीवी अधिक लगते थे। सफेद खादी के कपड़ों में उनका व्यक्तित्व काफी गरिमामय लगता था। मध्ययुगीन साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी, यह बातचीत के दौरान पता लगा। चाय पीते पीते उन्होंने सूफी कवि जायसी से लेकर नाथ संप्रदाय के कवियों तक के बारे में जाने कितनी बातें बताईं। मध्ययुगीन साहित्य और समाज के इतिहास के बारे में शोभन भी कम नहीं जानते थे। एक आध बार तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि दोनों में से कौन किसको प्रभावित कर रहा है। चाय समाप्त हुई और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा समय साहित्य के इतिहास की चर्चा में समाप्त हो गया। यह तो बहुत बाद में पता लगा कि रतनलाल जी साधारण व्यवसायी नहीं थे। व्यवसाय में जल्दबाजी शायद उनके लाभांश को बढ़ाने में बाधक होती है, यह उन्हें पता था। पुस्तकों के अनुबंध दूसरे रोज संपन्न हो गए। उन पांडुलिपियों के अतिरिक्त रतनलाल जी ने उनसे यह भी अनुबंध किया था कि अगले सेट के लिए वे नए लेखकों की कृतियां संपादित करके देंगे। रतनलाल जी का संपर्क केवल इतने ही व्यवसाय संबंध में सीमित नहीं था। दूसरे दिन रात को अपने घर पर डिनर के समय उन्होंने पूछा, शोभन जी, कुंतल जी पहली बार यहाँ आई है?
जी हाँ, अभी तो इन्हें यह महानगरी भी दिखानी है। रतनलाल जी अतिशय विनम्र हो बोले, आप अगर इसे अन्यथा न ले तो कल मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हैं, यह माया नगरी है। रतनलाल जी की गाड़ी आ जाने के कारण सचमुच बड़ी सुविधा हो गई। सुविधा मुझे भी हुई और मीनल को भी, और संभवतः सबसे अधिक सुविधा हुई शोभन को। 3 दिन के लिए उन्होंने मीनल से मोहलत ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही यह समूचा दिन हमें मीनल के साथ ही साथ मिल गया। सारे दिन हम लोग उत्साह में भरे जाने कहां से कहां घूमने गए और फिर शाम को रतनलाल जी के लाख कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे से 1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूँ, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगेंगी तो दुनिया भर का झंझट मोल ले लेंगी। कुंतल भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ठीक नहीं है, इसलिए चलो खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जिस रेस्टोरेंट में पहुंचे उसे बाहर और अंदर से खूब सजाया गया था। पहले हम समझ न सके कि यह अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्टोरेंट के अंदर चमकीले रंगीन कागज की कितनी ही लतरें लटका रखी गई थी और उनमें रंगीन गुब्बारे गूंथे हुए थे। हल्के संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्टोरेंट की पिछली दीवार पर लिखा था, हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल गया, आज 24 तारीख है ना, कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी, शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारी बर्थडे है। सच? मीनल के चेहरे से उत्साह छलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। यह तय हुआ कि कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाए भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाई जाएगी और यह बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगी। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थयात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता न मिली होती। टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा कि हावड़ा से पुरी 300 मील से भी अधिक है। यह अंतर भी उतना मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे यह अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पुरी एक्सप्रेस पर घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ आधुनिक, कुछ आदिम और कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वह तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है और स्टेशन से बाहर निकलते ही बग्घी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे से 1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूँ, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगेंगी तो दुनिया भर का झंझट मोल ले लेंगी। कुंतल भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ठीक नहीं है, इसलिए चलो
खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जिस रेस्टोरेंट में पहुंचे उसे बाहर और अंदर से खूब सजाया गया था। पहले हम समझ न सके कि यह अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्टोरेंट के अंदर चमकीले रंगीन कागज की कितनी ही लतरें लटका रखी गई थी और उनमें रंगीन गुब्बारे गूंथे हुए थे। हल्के संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्टोरेंट की पिछली दीवार पर लिखा था, हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल गया, आज 24 तारीख है ना। कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी, शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारी बर्थडे है। सच? मीनल के चेहरे से उत्साह छलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। यह तय हुआ कि कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाए भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाई जाएगी और यह बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगी। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थयात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता न मिली होती। टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा कि हावड़ा से पुरी 300 मील से भी अधिक है। यह अंतर भी उतना मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे यह अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पुरी एक्सप्रेस पर घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ कुछ आधुनिक, कुछ कुछ आदिम और कुछ कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वह तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है और स्टेशन से बाहर निकलते ही बग्घी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने कस्में खा खा कर उन्हें बताया कि वे घनघोर नास्तिक हैं। वे यहाँ केवल समुद्र देखने आए हैं, लेकिन पंडों को विश्वास नहीं हुआ। उनको यह लगा कि ये अवश्य कोई पहुंचे हुए भक्त लोग हैं जो अपना नामधाम तक भी बताना नहीं चाहते। आए पुरी की उस नगरी में पहुंचने पर सबसे पहले वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित करती हैं, जिनमें सीपी, शंख, सींग के बने सामान, उड़ीसा की बनी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी मालाएं और बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती हैं। शोभन को बहुत शौक है टूटी फूटी मूर्तियों और दुकान भर की बेरंगी चीजों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को अजायब घर माने का, लेकिन इस बार मैंने उनसे बाजी मार ली। सीपियों, शंख, घोंघे, बेंत और नारियल के सामान और उड़ीसा की बनी कितनी ही नायाब चीजें मैं चुनती रही और 3 दिन में ही उन चीजों के कारण हमारा असबाब दुगुना हो गया। सामान पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहां का समुद्र तट है। मीलों तक स्वच्छ श्वेत बालू का विस्तार, उसके किनारे झाओं के बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरीटाइम पाइन कहते हैं और जिनका अनुवाद हम लोगों ने वहां जल देवदारू किया था, आँखों को बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री झकोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जी भर स्नान करने के बाद हम इन्हीं जल
देवदारुओं के कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वह समुद्री स्नान। जब लहर आती हम लोगों को बिल्कुल डुबो देती। उस समय मैं और मीनल अपने शरीर को जल प्रवाह में छोड़ देती, पर लहर दोनों को किनारे पर फेंक जाया करती थी। कभी कभी हम दोनों यह चाहते थे कि समुद्र में और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों का एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मीनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों में झूलते हुए समुद्र में खूब दूर तक अंदर जाएं। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए में नाव तय हुई। इस नाव पर हम तीनों के साथ एक एक की रक्षा के लिए 3-3 मल्लाह भी चले। यानी नाव पर 9 मल्लाह और 3 हम लोग 12 आदमी थे। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब बीच समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अथाह नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग न जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी आपने देखा हमारा समुंदर? ऐसा कहते समय उसकी धुंधली आंखों में चमक आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे यह सारा समुद्र उसका निजी साम्राज्य है जिसे वह अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहा था। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे अकस्मात याद हो आया कि इन्हीं के पूर्वज कलिंग के वे योद्धा रहे होंगे जिन्होंने महाराज अशोक की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, और मध्यकाल में इन्हीं के पूर्वज बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार होकर जावा, बाली, सुमात्रा और चीन तक जाते रहे होंगे। कौन जाने प्रसाद की आकाशदीप कहानी का दस्यु बुद्धगुप्त कोई कलिंग युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उस दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहां सिंदूर और अगस्त्य के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठाकर पहले शोभन ने मुझे और फिर मीनल के माथे पर लगा दिया। मीनल के माथे पर इनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसी बेकार की उगी लतर का ध्यान आ गया। मुझे चक्कर आने पर उस आरती की अपार भीड़ में से शोभन बाहर ले आए। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर वे बड़ी देर तक मेरा सिर और पीठ सहलाते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्दी ही खाना मंगवाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस पर कोणार्क गए। कितना सुहावना था वह रास्ता। दोनों ओर नारियल, फरद, सेमल, केवड़ा और झाऊ के हरे भरे कुंज, बीच बीच में साफ सुथरे लिपे पुते उड़िया गांव जिन पर चुने से जालीदार अल्पनाएं बनी थी। कोणार्क का मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर जिस पर इतनी महीन शिल्पकला हो कहीं नहीं मिलता। कोणार्क का मंदिर एक विराटता का प्रभाव छोड़ जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई थी और मैं काफी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोणार्क के मंदिर पर खड़े होने से ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही हैं। शोभन वहीं एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठ गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया कि हम जाकर नहा आएं। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, पर समुद्र का नामो निशान नहीं दिखा। मुड़कर देखा, शोभन अपनी हरकत पर हंस रहे थे। वास्तव में वह समुद्री हवा थी जो जल देवदारुओं में लहरा रही थी। उसी
को उन्होंने समुद्री लहर बताकर हम दोनों को मूर्ख बनाया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। सूरज डूबने से पहले पहले हम लोग वापस पुरी आ गए थे। एक अद्भुत अनुभव था पूर्णिमा की रात को समुद्र का विक्षुब्ध ज्वार देखने का। चारों तरफ सब कुछ धुंधला था। चटक चांदनी थी जिसमें रेत चांदी की ढेर लग रही थी, लेकिन रेत की चमक, पानी की चमक और चांदनी की चमक ने एक चकाचौंध सी उत्पन्न कर रखी थी, जिससे सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी लहरों में लगता था कि लाखों चांदी की मछलियां कुलेल करती हुई चली आ रही हैं। वास्तव में वे मछलियां नहीं थी, केवल चांदनी की छाया थी। अपनी हिमालय यात्रा से मुझे समुद्र यात्रा ज्यादा अच्छी लगी। हिमालय में एक शांति और शीतलता मिलती है, लेकिन समुद्र का सौंदर्य कहीं ज्यादा सजीव और हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन से बहुत ज्यादा मेल खाता है। बड़ी रात तक बिखरी चांदनी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण में हम गुमसुम पास पास बैठे रहे थे। मेरी तबीयत रात में बैठे बैठे खराब न हो जाए, इस भय से न चाहते हुए भी हम तीनों उठकर होटल वापस आ गए। लौटकर जबरदस्ती आ तो गए, पर कमरे में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार बेचैनी से बाहर फैले समुद्र पर चांदनी को फैले देखते तो जी मचल उठता कि भागकर वहीं चले जाया। इन्हें देखने से लग रहा था कि बड़े बेचैन हैं। सारे दिन आवश्यकता से अधिक ही घूम लिया था। जैसा जी था उसे देखते हुए उतना घूमना हानिकारक ही था। घूमने से थकावट इतनी अधिक हो गई थी कि एक क्षण भी खड़े रहना संभव नहीं लगा। थक गई हो, शोभन ने अनमनेपन से कहा और खिड़की से बाहर जाने क्या देखते रहे। थकावट के कारण जैसे बेहोशी भरी नींद मेरी आंखों पर छा गई। नींद के ऐसे कितने क्षण बीते होंगे मैं नहीं कह सकती। तंद्रा में मैंने सुना कोई बातें कर रहे थे। नींद में ही चेतना पर थोड़ा जोर दिया तो पता लगा कि स्वर शोभन और मीनल के थे। शब्द ठीक ठीक सुने नहीं जा पाए। नींद ने चेतना को फिर दबोच लिया। ठीक उसी तरह फिर नींद हल्की सी टूटी। इस बार आंखें भी मैंने थोड़ी सी खोली, देखा शोभन और मीनल ठीक उसी तरह बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं। उनका इस तरह बातें करना बहुत सुखद नहीं लगा, लेकिन नींद ने अगले ही क्षण मुझे फिर दबोच लिया। थकावट भरी नींद का अंतराल कितना लंबा था यह नहीं कह सकती। आंख खुली तो एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि वह सत्य था या स्वप्न। मीनल और शोभन ही थे, पर सहज स्थिति में नहीं थे। नीले कमरे का दृश्य एक बार फिर स्मृति में घूम गया। मीनल शोभन की गोद में थी, कपड़े उसके अधिकतर अस्तव्यस्त थे। शोभन उत्तेजना से तप्त लगातार उसे चूम रहे थे और उनके हाथ उसके अनावृत वक्ष से खेल रहे थे। उन क्षणों में उन दोनों को सिवा अपने संभवत किसी और का कोई भी ध्यान नहीं था। मेरे मस्तिष्क में एक भयंकर तूफान उठा। लगा जैसे मेरा माथा फट जाएगा। शिराओं में जैसे गहरी आग भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे वह दृश्य ही नहीं, समूची परिस्थिति असह्य हो उठी थी। मैं तड़प कर उठी। आहट से वे दोनों चौंके। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को समेटा और अचकचाकर एक दूसरे से अलग हो गए। मैं उन्हें देखने को रुकी नहीं। बिस्तर से नीचे आई और दरवाजे की ओर बढ़ी। शोभन क्षण भर में ही परिस्थिति को भाप गए। झपटकर वे आए, मुझे दरवाजे से अलग हटाया और फिर सिटकनी लगा दी। क्षमायाचना के वैसे शब्द बहुत कम ही सुने जाते हैं। अत्यंत कातर होकर उन्होंने मुझे दबोच लिया। बड़ी कठिनाई के साथ वे मुझे बिस्तर तक लौटा कर लाए।
मेरा मन एक क्षण को भी इन दोनों के साथ ठहरने का नहीं हो रहा था। मेरा तन मन इस कल्पना से सिहर जाता था कि शोभन को मुझसे छीने ले रहा है। मेरी नींव ही हिल जाएगी। नहीं चाहिए। और मैं जोर से कह उठती हूँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शोभन, तुम तो कहीं और डूब रहे हो। मुझे क्यों इतनी बुरी तरह बांधा था? फिर अपने प्रेम बिना मार डालोगे? समझ में नहीं आता। ऐसा लगता कि पागल हो जाऊंगी। बहुत प्यार से अपने बाहुपाश में कसकर बहुत समझाया शोभन ने। कुंतल, मैं केवल तुम्हारा हूं। कुंतल, केवल तुम्हारा। तुम मेरे जीवन श्वासों की तरह अंदर जाती हो। मुझ में प्राण शक्ति तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम तो जानती हो, मीनल अपने जीजा जी के प्रेम में इतनी बुरी तरह उलझ गई है कि उसे समझाना है, उस उलझन से वह बाहर आए, नया जीवन आरंभ करे। फिर उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं। तुम कैसी पागलों सी बातें सोच सोचकर अपना और मेरा मन दुखा रही हो। जाओ कुंतल, सो जाओ। देखो, मुझे भी नींद आ रही है। किसी तरह सबेरा हुआ। मन और तन रात की घटना से बहुत भारी थे। न चाहते हुए भी सामान समेटकर बांधा। आज पूरी नगरी से विदा लेनी थी। सामान लदवाकर स्टेशन आ गए और टिकट खरीदकर डब्बे में बैठ गए। जोगिया रंग की साड़ी और गले में मूंगे की तरह मोतियों की माला पहनी हुई थी। सब घूर घूर कर हम दोनों को देख रहे थे। एक साधु बाबा मिल गए। बड़ी पहुंची हुई जोगन समझकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया जीवन में सफल होने के लिए। गाड़ी पर बैठ सीधे बोलपुर स्टेशन पर सवेरे पहुंचकर ही उतरे। टैक्सी की और शांति निकेतन पहुंच गए। वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बड़ी आवभगत की हम दोनों की और ठहरने को बड़ा सा कमरा दिया। सामानम आदि खोलकर हम लोग व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मन उखड़ चुका था। मेरे और शोभन के बीच मीनल खटक रही थी। मेरे और इनके बीच मीनल का दीवार बन खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। नहा धोकर नाश्ता कर लेने के बाद शोभन हम दोनों को शांति निकेतन दिखलाने निकल पड़े। पहले टैगोर की लाइब्रेरी, बिस्तर तथा अन्य अध्ययन कक्ष आदि दिखलाए। उसके बाद वो सब जगह दिखलाने ले गए जहां बैठकर कविगुरु कविताएं रचते थे। श्यामली कुटी, फिर लता कुंज दिखाया। अंत में स्कूल की ओर, जहां शिक्षा दी जाती वहां पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती। संपूर्ण वातावरण में उस महान आत्मा की छाया दिखती। बहुत कुछ लकीर पीटने जैसे लगता। चारों ओर फरद ही फरद के पेड़ फूलों से लदे थे। सोने के रंग के फरद के फूलों के पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखे। सूर्यास्त के समय लगता जैसे चारों ओर आग लग गई हो। देखने में डूबे रहे। जब एकदम अंधेरा हो गया, चांद और सितारे चमकने लगे, तो भारी मन हम तीनों लौट रहे थे। शायद कल की गाड़ी से हम लोग अलग हो जाएंगे। तीनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये और मीनल दोनों अवसाद में चुप थे। फिर ये दोनों गुमसुम हवा, तो मैं भी एकदम खामोश। रात बहुत सहज नहीं थी। मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी नींद में भयानक बेचैनी भरी थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ चुभ रहा हो, या मैं इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था। यहां तक कि वह नींद थी या अचेतनता, यह कहा नहीं जा सकता। ठीक ठीक यह भी नहीं कह सकती कि मैंने दुःस्वप्न ही देखे होंगे। हाँ, जो अनुभूति थी वह कम संतरासजनक नहीं थी।
जाने किन टूटे और बिखरे हुए अनुभवों में भटकती हुई मेरी चेतना ने सहसा एक भयानक टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे एक मर्मांतक पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बींध गई। मैं तिलमिला उठी। वह दुःस्वप्न ही था, एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वजनी चीज गिरी है और मर्मांतक पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए हैं। रक्त की कड़वी गर्म धार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ गई है। छटपटाकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मर्मांतक चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाकर उड़ने लगी हो। यातना का वह क्षण केवल उतना ही नहीं था, दर्द को जैसे किसी ने फिर दोहरा दिया। पुनरावृत्ति यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न जहां एक प्रतीक था, वहां यह पुनरावृत्ति माथे पर गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वह यहां नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वह पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर अनावृत था। शोभन भी सहज स्थिति में नहीं थे। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे में सीतकार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर में लिप्त, उससे लिपटे हुए थे। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई न कोई आहट अवश्य हुई होगी। शोभन तुरंत अलग हट गए। सिर फट जाने की यातना से मेरी हुई चीख मेरे कंठ से अब निकली। मेरा सिर फट गया है शोभन, देखो ये रक्त, ये रक्त। सारा तकिया खून से भीग गया है। नहीं कुंतल, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। होश में आओ कुंतल, शोभन ने जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए मेरी बाह थाम ली। नहीं, नहीं, मैंने उनके हाथ को झटक दिया। मुझे लगा जैसे उनके हाथों ने मुझे इस लिया हो। अब और संभव नहीं है, जितना है वही बहुत हो गया। शोभन ने साहस नहीं छोड़ा। कांपती हुई आवाज से मुझे जैसे मनाते हुए उन्होंने मुझे फिर दबोच लिया। मैं छटपटा उठी। तनमन में एक अजबसा लिजलिजापन गया था। अंतर्मन छटपटा रहा था। घाव बहुत गहरा था। क्षोभ और हताशा से मेरा तनमन कांप रहा था। सचमुच यह मेरा सिर टूट गया। जहां सिंदूर की रेखा होती है, ठीक वहीं से उसके दो टुकड़े हो गए थे। आह! शोभन, यह कैसे हुआ? वह मीनल थी ना, तुम्हारी बहन। रिश्ते का यह कैसा अपवाद। मरियम, कहा था तुमने मीनल को? और आज यह नीला प्रसंग। शोभन, नहीं, नहीं, जीसस क्राइस्ट में तुमने कभी अपना प्रतिबिंब देखा था शोभन? याद है तुम्हें? अब फिर याद करो। क्या वह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब था, और क्या वह प्रतिबिंब इतना ही घिनौना था? दुर्गंध आती है आज, उसी दुर्गंध से तो माथा फट गया है। बोलो शोभन, क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जन्म लेकर ही कोई जीसस का प्रतिबिंब बन सकता है? याद करो शोभन, नीले कमरे की एक सुगंध भरी सुबह। तुमने कहा था, हेल्प मी लॉर्ड गॉड इन माई गुड पर्पज एंड इन दाई सर्विस एंड ग्रांट मी दिस डे टू बिगिन परफेक्टली, फॉर नॉट इट इज दैट आई हैव डन अनटू दिस टाइम। और तुमने सोई हुई मीनल के सामने सिर झुका दिया था। माँ मरियम, तुमने अस्फुट स्वरों में कहा था। तू कौन थी वह मरियम? कौन थे वह तुम? उघड़ी हुई विवस्त्र दो जंघाओं के बीच किसी विकार की तरह छटपटाते तुम। क्या यही था तुम्हारा प्रतिबिंब? क्षोभ के तपते हुए बुखार में मैंने क्या कहा और क्या अनकहा रहा मैं नहीं जानती। सब प्रलाप रहा होगा, यह मैं नहीं कह सकती।
क्योंकि प्रलाप के शब्दों में तर्क संगति नहीं होती है और जो शब्द तर्कसंगत नहीं होते वे चुभते नहीं हैं। उन शब्दों में चुभन सचमुच ही रही होगी, क्योंकि किसी आहत पशु की तरह कांपते हुए वे मुझसे लिपट गए थे। मुझे आश्वस्त करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। बलपूर्वक झटक कर मैंने उन्हें हटा दिया। वे बेहद पराजित और घबराए हुए थे। घबराहट में उन्होंने क्या क्या कहा, किन शब्दों में क्षमायाचनाएं की, यह आज उतना प्रासंगिक नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने पश्चात्ताप किया था, प्रतिज्ञाएं की थी। उन प्रतिज्ञाओं के बावजूद मेरा मन इतना खौल रहा था कि मैं सहज न हो सकी। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो। कुंतल को हुए घाव, दर्द, गुस्सा धीरे धीरे आंखों से चुपचाप बाहर आने लगे। ऐसी स्थिति सूरज चढ़ आने तक बनी रही। दिन निकल आने पर मीनल और शोभन उठ गए, लेकिन मैं वहीं बिस्तर पर करवट ले दर्द से कराहते हुए आंखें मूंदे पड़ी रही। ऐसा लगता था कि रात के कांड ने मेरे संपूर्ण शरीर की ताकत खींच ली हो और मुझे शक्तिहीन सा छोड़ दिया हो। इन क्षणों में मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। नाश्ता लग गया था और धूप भी बहुत अधिक चढ़ आई थी, लेकिन सारे बदन में ऐसा बुखार जैसा भरा हुआ था कि उठने का साहस नहीं हो रहा था। शोभन संभवतः बहुत देर के असमंजस के बाद मेरे निकट आए। मैंने अनुभव किया कि काफी देर तक वे चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर बहुत संकोच के साथ धीमे स्वर में बोले, कुंतल। मैंने अनसुना सा कर दिया। उन्होंने फिर कहा, कुंतल, दिन बहुत चढ़ आया है, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज जाना भी तो है। किसे जाना है? शांति निकेतन तो अशांति गृह बन गया। अशांति गृह भी क्या, बल्कि स्वप्न भंग की भूमि। जाना तो यहां से होगा ही, लेकिन जिस रूप में आए थे, क्या उसी रूप में लौट कर जा सकेंगे? उस दिन सिवा कुछ औपचारिक बातचीत के कोई भी दूसरी बात बोली नहीं जा पाई। बहुत ही यांत्रिक ढंग से सामान बांधा गया और स्टेशन आ गए। गुमसुम, चुपचाप, साथ साथ हम तीनों थे। बस एक कोई हमारे बीच नहीं था। वह कोई एक वहीं अशांति गृह में छूट गया था, और वह था मेरे और शोभन के बीच का रिश्ता। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।